मैं डॉक्टर सुरेंद्र खोसिया आज आपसे हेल्थ कॉरिडोर के लिए कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर स्ट्रोक के बारे में बात करूंगा। स्ट्रोक को साधारण भाषा में लकवा, पैरालिसिस, फालिस या ब्रेन अटैक कहते हैं। स्ट्रोक के मरीज को हम पहचान सकते हैं सिंपल न्यूरोमिक के साथ या सिंपल कुछ चीज़ें याद रख के। अगर किसी भी इंसान को अचानक एक हाथ पैर में वीकनेस आ जाए, कमजोरी आ जाए, अचानक एक या दोनों आंख से दिखना बंद हो जाए, अचानक चक्कर आने लग जाए, बैलेंस बनाने की दिक्कत हो या उल्टी आए, या मरीज की आवाज़ चली जाए या आवाज़ बोल नहीं पाए या आवाज़ में तुतलाहट आ जाए, या मरीज को अचानक बेहोश हो जाए तेज संगत के साथ, तो ये लकवे का या स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसको हम साधारण भाषा में याद रख सकते हैं, हिंदी में बचाव से और इंग्लिश में बी फास्ट। हिंदी में बचाव, बी फॉर बाजू, हाथ या पैर की कमजोरी होना, चे फॉर चेहरे की वीकनेस होना, आवाज का चले जाना या आवाज का बदल जाना, और वह फॉर वक्त कि अब आपके पास अगर किसी को भी ये दिक्कत हुई है तो टाइम पे आप नजदीकी अस्पताल पहुंचे जहां क्योंकि लकवे का इलाज संभव है। इंग्लिश में याद रख सकते हैं बी फास्ट, बी फॉर डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द बैलेंस, ई फॉर डिक्रीज वन और बोथ आई विजन लॉस, एफ फॉर फेशियल वीकनेस, ए फॉर आर्म और लेग वीकनेस, एच फॉर स्पीच डिफिकल्टी और टी फॉर टाइम टू कॉल एम्बुलेंस और रीच टू द हॉस्पिटल टू सेव ब्रेन, बिकॉज टाइम इज ब्रेन। आप जितना जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे आप उतना अपने ब्रेन के नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो ये तो हुई सिम्टम की बात। अगर किसी को वैसा होता है तो आपको अस्पताल जाना है। अब अस्पताल पहुंचने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपके जो इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन रूटीन में होता है ईसीजी और ब्लड शुगर होता है। आपका ब्लड शुगर ठीक है, ईसीजी ठीक है, देन प्लान अकॉर्डिंग द कि आपको लकवा कब हुआ है, आपको ब्रेन अटैक कब हुआ है। अगर मरीज को लकवा विद इन 6 आवर या 4.5 आवर है तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में ये देखते हैं कि खून की नस बंद हुई है या खून की नस फटी है। अगर खून की नस बंद हुई है और आपको 4.5 घंटे से कम हुए हैं और आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एक इंजेक्शन जिसको कि हम आम भाषा में टीपीए बोलते हैं या थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, अगर मरीज उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको थ्रोम्बोलाइज किया जाता है टीपीए के थ्रू। अगर मरीज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है और सीटी स्कैन में खून की नस बंद हुई है और मरीज को अभी 24 आवर से कम हुए हैं, तो उसके लिए आजकल जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, इसी ब्रेन का एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी संभव है, उसको मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी बोलते हैं। तो उसके लिए मरीज का एंजियोग्राफी करके देखते हैं सीटी स्कैन के थ्रू। उसमें ये देखते हैं कि कितनी बड़ी नस बंद है। अगर बड़ी नस बंद है और मरीज फुलफिल करता है मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी के लिए, तो वो थक्का निकालने का प्रोसीजर करते हैं, जिसको भी मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी बोलते हैं। इससे हम मरीज की जो परमानेंट डिसेबिलिटी रहने वाली है कि मान लो किसी की आवाज चली गई, बोल नहीं पा रहा है, एक हाथ पर की ताकत चली गई, तो वो हमेशा बेड रिडन रहेगा। तो उस चीज़ को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और 3 महीने पे उसकी रिकवरी 80 to 90% तक हो जाती है। अगर मरीज 24 घंटे के बाद आया है या सीटी स्कैन में हेमरेज है, तो हेमरेज का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। खून की नस फटी है तो उसके 3 कारण कॉमन होते हैं। बीपी बढ़ने की वजह से हुआ है, या मरीज को कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या मरीज की नस की कोई कमजोरी है। अगर बीपी बढ़ने से हेमरेज हुआ है तो उसको हाइपरटेंसिव हेमरेज बोलते हैं। हाइपरटेंसिव ब्लीड के लिए ट्रीटमेंट में बीपी कंट्रोल रखना है। अगर मरीज की नस की कमजोरी से हुआ है, जिसको कि हम सबअरेक्नोइड हेमरेज बोलते हैं, या नस के गुच्छे से हुआ है, जिसको एबी मार्क फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर सबअरेक्नोइड हेमरेज हुआ है और ब्रेन की नस के गुच्छे की वजह से या एन्यूरिज्म की वजह से हुआ है, तो उसमें 2 प्रकार से इलाज किया जाता है। एक ओपन करके करते हैं, जिसको क्लिपिंग बोलते हैं, जिसको न्यूरोफर्जन करते हैं, और दूसरा कोइलिंग करते हैं। वो हाथ की नाड़ी के थ्रू जाके ब्रेन में जाके कोइल कर सकते हैं, या यहाँ पैर की जांघ की नाड़ी पे जाके जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे ब्रेन में जाके उस खून की जो नस फटी हुई है उसको बंद करते हैं, उसको एंडोवास्कुलर कोइलिंग बोलते हैं। अगर एबी मोल फॉर्मेशन की वजह से हेमरेज हुआ है तो उसके लिए एम्बुलेशन करते हैं, वो भी रूटीन में होता है और वो भी एक कारगर इलाज है। अगर मरीज का जो लकवा है 24 घंटे के बाद आया, सीटी स्कैन में हेमरेज नहीं है और खून की नस बंद हुई है, तो उसके लिए इलाज डिफरेंट होता है। अब ये देखना पड़ता है कि खून जो नस बंद हुई है वो कहाँ से गया है, या तो हार्ट से गया है, या गले की नाड़ी से गया है, या प्राइमरी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है, उसके हिसाब से इलाज निर्भर करता है। जो दवाएं दी जाती हैं जनरली
बीपी शुगर को कंट्रोल करना है, खून पतला करने की दवाई जिनको ये एस्प्रिन इकोफ्रिन बोलते हैं या एंटीकोगुलेंट देते हैं, जिनमें एंटीकोगुलेंट में क्लेक्सिन आता है या नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट आते हैं अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ स्ट्रोक एंड रीजन ऑफ द स्ट्रोक। अब आगे करते हैं उसके लिए स्ट्रोक का वर्कअप के लिए ये देखना है कि खून की नाड़ी में गले की नाड़ी में तो कोई ब्लॉक नहीं है, ब्रेन की नाड़ी में तो कोई ब्लॉक नहीं है, या खून का थक्का हार्ट से तो नहीं गया है। हार्ट की प्राइमरी पैथोलॉजी हो सकती है, आपका पुराना कोई हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट का रिदम की कोई एब्नॉर्मलिटी हो जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर बोलते हैं, तो उनका इलाज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन लेते हैं और अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। ये तो हुआ एक्यूट स्ट्रोक का मैनेजमेंट। अगर मरीज को एक्यूट स्ट्रोक से मैनेज कर लिया, उसके बाद में क्रोनिक ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए रिहेबिलिटेशन जरूरत होता है। उसके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, या पेशेंट को वीकनेस है, फुट ड्रॉप है तो उनके लिए डिवाइसेज यूज करते हैं। और लॉन्ग टर्म में बीपी शुगर कंट्रोल करना है, खून पतला करने की दवाएं लेनी है, स्टेटिन लेने हैं और पॉजिटिव लेना है। ये स्ट्रोक का एक सिंपल भाषा में ट्रीटमेंट है। कॉमन हमें याद रखना है आपको हुआ क्या है, कब हुआ है। अचानक कोई भी नया सिम्टम आया है आपको इग्नोर नहीं करना, आपको अस्पताल पहुंचना है और अपना इलाज करवाना है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि टीआईए या मिनी स्ट्रोक होते हैं। मिनी स्ट्रोक में होता है कि आपको अचानक आवाज चली गई, अचानक हाथ पैर की कमजोरी आ गई और विद इन आवर्स या डेज में ठीक हो गई, विद इन 1 डेज में ठीक हो गई। जनरली मरीज अस्पताल नहीं पहुंचता है, पर उनको दोबारा लखवाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर टीआईए या मिनी स्ट्रोक से सिम्टम हुए हैं, अचानक जिसको हाथ पैर की कमजोरी है या आवाज चली गई है, तो उनको अस्पताल, नजदीक अस्पताल जाना है, अपना स्ट्रोक का वर्कअप करवाना है कि उनको टीआईए या मिनी स्ट्रोक तो नहीं है। अगर है तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना होता है। टीआईए के जनरल जो कारण होते हैं, हार्ट की वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकते हैं, यहाँ की गले की नाड़ी पे जाके जो स्ट्रोक होते हैं उनको हो सकते हैं। अगर गले की नाड़ी में ब्लॉक है तो उसके लिए एंजियोग्राफी और डीएससी के थ्रू हम देखते हैं कि कितना % ब्लॉक है। सिग्निफिकेंट ब्लॉक है, सिम्टोमेटिक ब्लॉक है, तो उसके लिए हार्ट का एंजियोप्लास्टी करते हैं। ऐसे यहाँ का कैरोटिड स्टेंटिंग और कैरोटिड एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो आपको दोबारा स्ट्रोक या लकवा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर, अब आपको ये भी समझना जरूरत है कि आपको स्ट्रोक हो ही नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, तो अपने रिस्क फैक्टर को कम करने हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एज को कोई कम नहीं कर सकता। एज एक नेचुरल प्रोसेस है, एज आपकी बढ़नी है। उसके बाद में आते हैं आपका बीपी, शुगर। अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव आपको उनको कंट्रोल रखना है। आप अगर डायबिटीज हाइपरटेंसिव नहीं है, स्मोकिंग अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड करना है। हेल्दी लाइफ के लिए आपको मिनिमम वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेस फ्री रहना है और साल्ट इंटेक कम रखना है। तो स्ट्रोक के लिए आपको रिस्क फैक्टर कम करने हैं, उसके लिए आपको बीपी शुगर कंट्रोल रखना है, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करना है, साल्ट इंटेक कम रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और पॉजिटिव रहना है। स्ट्रोक के अगर सिम्टम आपको महसूस होते हैं तो नजदीकी अस्पताल विद इन टाइम में पहुंचना है और एप्रोप्रिएट जगह पहुंचना है जहां पे कि न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके खून की नाड़ी में बड़ा ब्लॉक है और वो अगर किसी प्रकार के प्रोसीजर के लिए बोलते हैं तो बिना बेहिचक अपने को प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी के लिए, क्योंकि ये अब बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके और लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए आपको, क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए आपको रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का ध्यान रखना है। थैंक यू।